चलिए, मात्रक तथा मापन, ये चैप्टर है आपका, पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी में दूसरा चैप्टर दिया हुआ मात्रक तथा मापन। हम सिलेबस, हमारे सिलेबस का पहला चैप्टर होता है ये। मात्रक तथा मापन को पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं कहां से हम लोग? फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है भौतिक राशि? क्या होता है? आपने बचपन में पढ़ा होगा, जिसे छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जिसका भार होता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं नॉर्मली। जैसे हवा को भी तो नहीं छू सकते, नहीं महसूस कर सकते, वो भी हमारा भौतिक राशि। लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं, 11-12 में डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ऐसी भौतिक राशि, ऐसी राशियां, ऐसे क्वांटिटीज, ऐसी चीजें जिनको मापा जा सकता है, सिंपली चीज ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चीज थिंग बोल सकते हैं। ऐसी चीजें या ऐसी राशियां जिनको मापा जा सकता है, भौतिक राशि कहलाता है। और जिनको मापा नहीं जा सकता है, अभौतिक राशि कहलाता है ना, नॉन फिजिकल। जैसे मैं एग्जांपल दूं, लंबाई मेजर कर सकते हैं मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में। लेकिन मैं बोलूं अच्छाई, काइंडनेस, बुराई, सच्चाई, इनको मेजर नहीं कर सकते, ये अभौतिक राशि। सीधे शब्द में मैं बोलूं, जिन राशियों को मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है, वो भौतिक राशियां कहलाती है। और जिनको नहीं मापा जा सकता है, वो अभौतिक राशियां कहलाती है। चलिए, आज 5 लोग जुड़े हैं हमारे। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, रिकॉर्डेड वर्जन में इसी ऐप में आप ही के सेक्शन में डाला हुआ रहेगा, वो लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप समझने का प्रयास करिए भौतिक राशियां क्या है। ऐसी राशि, क्वांटिटीज जिन्हें मापा जा सकता है ना, मापा जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती है। कहलाती है। समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल। जैसे मैं एग्जांपल दूं, लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि कर देता हूं। दुनिया में कोई भी राशि जिसे मापा जा सकता है, वो भौतिक राशि होता है। क्लियर? हमने लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि लिया है। लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास, समय, टाइम, ये सब एनर्जी में देखिए। और जिन्हें नहीं मापा जा सकता है, वो अभौतिक राशि, अभौतिक राशि। भौतिक राशियां नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अंग्रेजी नाम भी याद रखिए, इससे क्या होगा, आपकी अंग्रेजी की समझ बढ़ेगी, अंग्रेजी की समझ बढ़ेगी और आप बेहतर हो पाएंगे। अभी तक नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, अब हम लोग समझ को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अभौतिक राशियां क्या होगा? जिन राशियों को मापा नहीं जा सकता, अभौतिक राशि कहलाती है, अभौतिक राशि कहलाती है। जिन राशियों को मापा नहीं जा सकता है, अभौतिक राशि कहलाती है। जैसे एग्जांपल में लेंगे, जैसे में आप अच्छाई, क्या अच्छाई को माप सकते हैं? कितनी किलो अच्छाई है आप में, कितना ग्राम अच्छाई है, कितना बुरे हो, आधा किलो बुरे हो, 2 किलो बुरे हो, ऐसा नहीं नाप सकते हम। जिस चीज को माप नहीं सकते हैं, वो हमारा अभौतिक राशि होता है। बुराई, है ना, ईमानदारी, इसको भी मापा नहीं जा सकता है। ये किसी, कहने का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा को। क्या भाववाचक संज्ञा को माप सकते हैं? नहीं माप सकते हो, मटेरियल। हाँ नहीं, भाववाचक, मटेरियल को माप सकते हैं, भाववाचक संज्ञा।
नहीं माप सकते हैं। सारे भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं? अभौतिक राशियां होती हैं। जिन राशियों को नहीं मापा जा सकता है, फिर से सुन लीजिए, जिन राशियों को नहीं मापा जा सकता है अभौतिक राशि कहलाता है, और जिन राशियों को मापा जा सकता है भौतिक राशि कहलाती है। ये बेसिक बात पता होनी चाहिए। बात यहाँ मापने की हो रही है, मापन पर बात कर रहे हैं अभी हम लोग, है ना। तो मापने के आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। भौतिक राशियों के प्रकार पर बात करेंगे अभी हम लोग। पहले यहाँ तक समझने में आए हो, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको, आशा है कि नहीं हुआ होगा दिक्कत। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप नोट्स बनाते वक्त एक एक बात लिखेंगे। नोट्स बनाते वक्त देखिए, आप नोट्स घर में बनाइए बैठ के, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाइए। चलिए चलिए आगे बढ़िए। भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार। देखिए हम मापने की बात किए हैं, तो मापन के आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। बोले सर कोई और आधार भी है? बिल्कुल, दिशा के आधार पर भी भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। हालांकि तीन भी पढ़ेंगे आगे हम लोग। दिशा के आधार पर भौतिक राशियां, मापन के आधार पर भौतिक राशियां। क्लियर है? चलिए, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, यानी मापन के आधार पर, है ना, मापन के आधार पर भौतिक राशि दो प्रकार की। पहला है, देख लीजिए, आधारी, या इसको मूल भी बोलते हैं, मतलब रूप वाला, है ना, मूल राशि। आधारी बेसिक, या ये देखिए मूल को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा होता है हमारा व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड। डिराइव्ड ज्यादा समझ में आएगा, व्युत्पन्न समझ में कम आएगा। डिराइव्ड का मतलब किसी से निकाला गया, व्युत्पन्न मतलब किसी और से उत्पन्न हुआ है। व्युत्पन्न, व्यू किसी और से उत्पन्न, किसी और से उत्पन्न हुआ है। डिराइव्ड क्वांटिटी, नाम से ही मतलब झलकता है। आधारी या मूल, मूल का मतलब होता है इसका कोई और दाता नहीं है, वो खुद जनरेट हुआ है, अपने आप पर निर्भर कर रहा है। आधारी मूल, इसको किसी और से नहीं बनाया गया है, ये अपने आप में परिपूर्ण है। व्युत्पन्न किसी और से उत्पन्न हुआ है, तो किससे उत्पन्न हुआ होगा? मूल से उत्पन्न हुआ होगा। मूल अपने आप उत्पन्न हुआ, मूल के पीछे कोई नहीं है, लेकिन मूल ही मिलके बनाया है किसी को, तो मूल जिसको बनाया है वो व्युत्पन्न हो गया। व्युत्पन्न आधारी राशियों से ही मिलकर बना व्युत्पन्न राशि। ये चीजें समझने लायक है, आप नाम से समझ में आ जाता है सर। मूल राशियां मतलब इसको कोई नहीं बना सकता, ये अपने आप में परिपूर्ण है। आधारी व्युत्पन्न, हाँ ये उत्पन्न हुआ है, किसी और से उत्पन्न हुआ है। डिराइव्ड, नाम से ही पता चल जाएगा आपको। दो तरह से मापेंगे इसको, एक आधारी मूल राशियां, एक व्युत्पन्न राशि। आधारी या मूल दोनों में से कोई एक ही नाम यूज करेंगे, आधारी राशियां, व्युत्पन्न राशियां, या मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। अंग्रेजी नाम बेसिक क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या होता है इस पर अभी तुरंत बात करेंगे हम लोग एक एक करके। आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे।
आधारी राशि, फंडामेंटल या बेसिक। फंडामेंटल लिखता हूं ज्यादा अच्छा लगता है। क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। देखिए आधारी राशि क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। ऐसी भौतिक राशियां तुरंत हमने बताया अपने आप में परिपूर्ण है, जो स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र होती है। अर्थात एक और नाम दे सकते हैं इसका, अर्थात इन्हें परिभाषित करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती। समझने का मतलब सर, हमने क्या बोला, ऐसी भौतिक राशियां जो अपने आप में परिपूर्ण है, स्वतंत्र है, किसी और राशि पर निर्भर नहीं करता है, ऐसी राशियों को क्या कहते हैं, आधारी राशियां कहते हैं। जैसे जैसे मैं एग्जांपल देने का प्रयास करूं, लंबाई, लंबाई को अंग्रेजी में लेंथ कहते हैं। लंबाई को डिफाइन करने के लिए किसी और राशि की आवश्यकता नहीं है, लंबाई अपने आप में परिपूर्ण है। जैसे कि मैं बोल लूं कि लंबाई मापना है, ठीक है, लंबाई लंबाई है, इसको और कोई डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है, अभी जब डिराइव समझेंगे तब समझ पाएंगे लंबाई का क्या मतलब है। द्रव्यमान है ना, अंग्रेजी में मास बोलते हैं इसको। समय, अंग्रेजी में टाइम बोलते हैं इसको। इत्यादि कर देता हूं मैं, और भी क्वांटिटीज लिखूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इत्यादि अभी लंबाई से मैं द्रव्यमान पढ़ लेके और भी क्वांटिटीज लिखी जाएंगी। आधारी, इस पर जो मूल बात क्या है, यह स्वतंत्र होती है, यह परिपूर्ण होती है, छोटी छोटी बातें होती है ना, इत्यादि और भी बातें बोल सकते हैं। तो आधारी राशियों पर यह बात कर सकते हैं कि आधारी राशियां अपने आप में परिपूर्ण होती है, इन्हें डिफाइन करने के लिए किसी और राशि की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी भौतिक राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती है। नॉर्मल सवाल, एग्जांपल देख लिया, लंबाई, द्रव्यमान, समय कैसे होता है, इस पर भी बहस करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आधारी राशियों पर ये बातें हम देखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, व्युत्पन्न राशियां देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। नोट्स प्रॉपर वे में बनाते चलिए, नोट्स मैं कंप्लीट नोट्स यहीं पे पढ़ा रहा हूं, प्रॉपर वे में बनाते चलिए आप नोट्स। यहां बैठ के लिखना नहीं है, आप स्क्रीनशॉट पॉज कीजिए, स्क्रीन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर काम करेंगे आगे। चलिए आधारी राशियों को देख लिया हमने, अब देखेंगे व्युत्पन्न राशि, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज देख ली हमने। अब देखेंगे हम लोग व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशि, है ना, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें आधारी राशियों की सहायता से, है ना, मूल या आधारी राशियों की सहायता से, सहायता से मापा नहीं, परिभाषित किया जाता है, या जाता है। क्या कहलाता है, व्युत्पन्न राशि कहलाता है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। उदाहरण से समझिए, एग्जांपल आपको बेस्ट है, जैसे मैं बोलूं चाल,
चाल हमारा व्युत्पन्न राशि है, चाल हमारा व्युत्पन्न राशि है। कैसे सर? चाल होता है दूरी बट्टे समय। हमने क्या बोला था? दूरी हमारा लंबाई है और समय तो हमारा समय है। लंबाई और समय दो आधारी राशियां हैं, लंबाई और समय दो आधारी राशियां हैं और ये मिल के बनाया है चाल को। तो दो आधारी राशियों की सहायता से हमने चाल बनाया है। तो चाल हमारा कौन सी राशि हो गया? व्युत्पन्न राशि। सर किससे बना है? लंबाई और समय से मिल के बना है चाल। तो चाल हमारा क्या हो गया? व्युत्पन्न राशि हो गया। एक और एग्जांपल देखेंगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल देखिए सर, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। सर लंबाई भी एक प्रकार का लंबाई है, चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई है। तो दो लंबाई मिलके बनाया ना, लंबाई तो लंबाई है ही, चौड़ाई भी तो एक प्रकार का लंबाई ही है। इसको भी तो मीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं। तो लंबाई तो लंबाई है ही, चौड़ाई भी एक लंबाई है। तो दो लंबाई मिलके क्षेत्रफल को बनाया है, इसलिए हमारा क्षेत्रफल कौन सा राशि हो गया? व्युत्पन्न राशि हो गया। अगला चलिए देखेंगे आगे चल के त्वरण। सर त्वरण होता है वेग बट्टे समय। आगे जाके पढ़ेंगे। सर वेग तो आपने पढ़ाया है नहीं, ठीक है, वेग पहले देख लेते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन क्या है? लंबाई ही तो है, दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग। विस्थापन भी लंबाई है, विस्थापन भी लंबाई है और समय तो समय है ही। तो दो लंबाई और समय मिलकर बनाया है वेग को। तो वेग हमारा कौन सा राशि हो गया? सर व्युत्पन्न राशि हो गया। उसी तरह से वेग हमारा एक व्युत्पन्न राशि है, देखिए वेग व्युत्पन्न राशि है, समय हमारा आधारी राशि है। व्युत्पन्न और आधारी मिलकर बनाया, यानी एक से ज्यादा आधारी राशि यहाँ पर आ गया, एक से ज्यादा आधारी राशि आ गया। तो आधारी राशियों ने मिलकर बनाया है त्वरण को, इसलिए त्वरण भी हमारा कौन सा राशि हो गया? व्युत्पन्न राशि हो गई। अगला चलेंगे घनत्व। अच्छा घनत्व के पहले मैं आपको बता दूं आयतन। सर आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। देखिए तीन लंबाई, लंबाई तो लंबाई, चौड़ाई भी लंबाई, ऊंचाई भी तो लंबाई। तो तीन लंबाइयों ने मिल के बनाया है आयतन को, इसलिए आयतन कौन सा राशि? व्युत्पन्न राशि। अगला चलेंगे घनत्व। घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। सर द्रव्यमान हमारा आधारी राशि है, आयतन हमारा व्युत्पन्न राशि है। आयतन तो व्युत्पन्न हो गया, आधारी और व्युत्पन्न यानी आयतन और द्रव्यमान मिलकर बन रहा है, यानी यहाँ एक से ज्यादा आधारी राशि है। इसका मतलब घनत्व हमारा कौन सा राशि है? व्युत्पन्न राशि। देखिए व्युत्पन्न राशियों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे सर ई एफ जी एच आई 26 ही लेटर है क्या? 26 है हमारे पास? नहीं, व्युत्पन्न राशियों की संख्या लाखों है, लाखों है। आप सबको रट नहीं सकते, सबको याद नहीं रख सकते। आपके फिजिक्स में जितनी 400-500 के लगभग यूज होती है, याद रखने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं, वो अपने आप होता चला जाता है, टेंशन नहीं है, रोज पढ़ेंगे याद होता चला जाएगा। बस ये जानिए सर आधारी राशियों की संख्या कितनी है। तो आधारी राशियों की संख्या कितनी है, ये हमारा मसला है, ये हमारा प्रॉब्लम है। इसको याद रखेंगे, काम बन गया हमारा। बाकी आप चाहेंगे कि व्युत्पन्न राशियों को रटना है, ठीक है, रटना अच्छी बात है, इसलिए रटेंगे आगे चलकर काम आएगा। जो हम लिखाते हैं वो रट लेंगे, बाकी सबको रटने की जरूरत है, इतना काम करेंगे आप। ये एकदम बेसिक स्तर पर बातें हैं हमारी। आप चाहे तो मैं इनके अंग्रेजी नाम ले लीजिए यहाँ पर बगल में, तो आपको अच्छा रहेगा। स्पीड है ना, एरिया, एक्सेलरेशन, तुरंत एक्सेलरेशन बोलते हैं। चलिए वेग को वेलोसिटी, बस अंग्रेजी नाम है और कुछ नहीं। आयतन हमारा वॉल्यूम, घनत्व डेंसिटी, ये सब नाम। ये किसी कर दीजिए, ये किसी लगा दीजिए, बहुत सारे आते हैं नाम, क्यों तो मत लगा दीजिए। ये व्युत्पन्न राशि और आधारित राशि, इसको समझते हैं हम लिटरेचर से, हिंदी व्याकरण से समझते हैं। आपने हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार पढ़ा होगा, दो तरह का, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पढ़ा होगा। स्वर वर्ण क्या होता था? ऐसे वर्ण
जिनको उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, स्वर वर्ण कहलाता है। यहाँ भी आधारी राशि क्या हो गया? ऐसी राशियां जिसे परिभाषित करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, आधारी राशि। यानी आधारी राशि की तुलना स्वर वर्ण से किया जा सकता है। उसी तरह से व्यंजन वर्ण क्या होता था? ऐसे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोली जाती है, स्वर वर्णों की सहायता से जिसका उच्चारण किया जाता है, व्यंजन वर्ण। उसी तरह से आधारी राशि के बाद व्युत्पन्न राशि हमारा क्या हो गया? जो आधारी राशियों से मिलकर बना है। आधारी आधारी, व्युत्पन्न आधारी। तो आधारी और व्युत्पन्न या व्युत्पन्न व्युत्पन्न, तो आधारी और व्युत्पन्न राशि मिलकर, यानी व्युत्पन्न राशि को डिफाइन करने के लिए आधारी राशियों की सहायता ली जाती है। जैसे व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए स्वर वर्ण का सहायता लिया था, उसी तरह से व्युत्पन्न राशि को लिखने के लिए आधारी राशि का सहायता लिया। तो हमारा व्युत्पन्न राशि क्या? व्यंजन वर्ण की तरह व्यवहार किया। तो स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण अगर याद है, स्वर मतलब आधारी राशि, व्यंजन मतलब व्युत्पन्न राशि। स्वर मतलब आधारी राशि, व्यंजन मतलब व्युत्पन्न राशि। ये बात आप याद रख पाएंगे, बेसिक स्तर की बातें हैं। आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि पर बात हमने कर लिया है, इसके एग्जांपल्स भी देख लिए, उदाहरण भी हमने देख लिया है करके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर पूछिए हमसे कोई समस्या हुई हो तो। किसी बच्चे ने लेट ज्वाइन किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेट जो लोग ज्वाइन किए हो वो ये लेक्चर 1-2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद अपलोड हो जाएगा आपके इसी वेबसाइट पे, वहां से भी देख सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। आधारी राशि व्युत्पन्न राशि पर हमने बात कर लिया है। चलिए आगे बढ़े। चीजों को अभी से याद करना शुरू कर दीजिए। देखिए अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर बाद में आपको ये जमा होता चला जाएगा और समस्या बनता चला जाएगा। 2-3 बातों का ध्यान रखिए, क्लास में absent नहीं करना है और जो चीज सर बोले वो कर लेना है। जैसे कि आपको हमने बोला था 9 की क्लास पढ़ने के लिए, आपने अपने से बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा। जिनको नहीं मिला किताब कहीं और से लेके नहीं तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं आपने, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे मात्रक। भौतिक राशियों को पढ़ लिया, और भौतिक राशियां क्या होती हैं? जिन्हें मापा जा सकता है। तो मापा जा सकता है तो मापने के लिए किसी यंत्र की तो आवश्यकता पड़ेगी। हम सीधी बात जानते हैं, मात्रक को अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट। देखिए मैंने बोला कि लंबाई एक भौतिक राशि है। लंबाई भौतिक राशि क्यों है? क्योंकि लंबाई को सर मापा जा सकता है, इसलिए लंबाई भौतिक राशि है। ये डेफिनेशन बोलता है भौतिक राशि का कि जिनको मापा जा सकता है वो भौतिक राशि है। और लंबाई को हमने एक उदाहरण के तौर पे लिया, लंबाई हमारा भौतिक राशि है तो इसको मापा जा सकता है इसीलिए भौतिक राशि है। बिल्कुल, इसको मापा जा सकता है इसीलिए भौतिक राशि है। तो इसको मापेंगे कैसे? इसको मापने के लिए कोई यंत्र तो चाहिए, कोई डिवाइस तो चाहिए। बिल्कुल होगा। इसको लंबाई को माप सकते हैं मीटर में। जब आप कपड़ा लेने के लिए दुकान में जाएंगे तो मीटर में, है ना। कहीं से आप कोई छोटी सी चीज धागा वगैरह लेने जाएंगे, सेंटीमीटर में माप के देगा, 3 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का। एक कील लेने जाएंगे, क्या बोले, 2.5 इंच का, 2 इंच का। तो ये इंच क्या है? लंबाई का मात्रक है। मीटर लंबाई का मात्रक है। किलोमीटर लंबाई का मात्रक है। मील लंबाई का मात्रक है ना। लाइट ईयर प्रकाश वर्ष लंबाई का मात्रक है। पारसे लंबाई का मात्रक है। देखिए कितने सारे मात्रक पर बात कर ली हमने। एक लंबाई भौतिक राशि को कितने तरीकों से मापा जा सकता है? लंबाई को मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, इंच में, यार्ड में, गज में, फीट में। सोचिए कितने, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, है ना। फर्मीमीटर में सबसे छोटी राशि, माइक्रोमीटर में, माइक्रोन में सबसे बड़ी राशि, पारसेक में, कॉस्मिक लाइट ईयर में, कॉस्मिक ईयर में। ये दूरी का मात्रक, ये दूरी का मात्रक।
दूरी का छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा मात्रक पढ़ लेंगे हम, टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है अभी नहीं। बस आप ये जानिए कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस यंत्र की आवश्यकता होती है, जिस डिवाइस की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग मात्रक कहते हैं। अभी मैं द्रव्यमान पे बात करूं, द्रव्यमान को कैसे माप सकते हैं सर? ग्राम में, किलोग्राम में, क्विंटल में, टन में। आपके यहाँ जो चलता है, हमारे यहाँ जो चलता है। अगर मैं ब्रिटिश पद्धति की बात करूं, पाउंड में। आपने हीरे जवाहरात को नापने के लिए औंस में, चांदी को, सोना को नापने के लिए ग्राम में। ये सब क्या है? ये सब भौतिक राशि को मापने का यंत्र है। किस भौतिक राशि को? द्रव्यमान को। द्रव्यमान को भी कितनी राशि, कितने मात्रकों से मापा जा सकता है? तो जिन डिवाइसेस की सहायता से, जिस यंत्र की सहायता से, जिस चीज की सहायता से भौतिक राशि को मापा जा सकता है, उसे हम लोग मात्रक कहते हैं, यूनिट। जैसे समय, समय को कैसे माप सकते हो सर? सबसे छोटा इकाई सेकंड है, बिल्कुल है। सेकंड में मापते हैं, मिनट में मापते हैं, घंटा में मापते हैं, दिन में मापते हैं, महीने में मापते हैं, साल में मापते हैं, युग में मापते हैं, एक युग, दो युग, शताब्दी में मापते हैं, 100 साल, 200 साल, सेंचुरीज, है ना? बिल्कुल ऐसे छोटी से छोटी यूनिट, बड़ी से बड़ी यूनिट पर बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बात करेंगे। अभी आप चलिए मैं आपको मात्रा को डिफाइन करना सिखाऊं। परिभाषित कैसे करेंगे आप? परिभाषित कैसे करेंगे इसको आप? परिभाषा पर बात करूं, क्या बोलेंगे? भौतिक राशियों को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। मात्रक को अंग्रेजी में यूनिट बोलते हैं, और हम हमेशा यूनिट यूज किया करेंगे, यूनिट यूनिट यूनिट, मात्रक। क्लियर है? चलिए, जैसे जैसे में बात आएगी सर, लंबाई को देख लेते हैं। लंबाई को किन किन चीजों में माप सकते हैं? मीटर, अंग्रेजी में लिखेंगे METR। क्यों अंग्रेजी में लिखेंगे, इस पर हम बहस करेंगे, एक बार बहस करेंगे इस पर। मीटर सर, किलोमीटर। देखिए हमने सारा स्मॉल में लिखा है, आपको भी सारा स्मॉल में लिखना है, कैपिटल लेटर नहीं दे देना है। ये गलती नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही लिखेंगे, स्मॉल तो स्मॉल, कैपिटल तो कैपिटल, है ना? सेंटीमीटर, इंच, फीट, और डायरेक्ट चलेंगे लाइट ईयर, ETC, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। क्या होता है देखेंगे प्रकाश वर्ष, इसका हिंदी लिख सकते हैं प्रकाश। द्रव्यमान को देखिए, द्रव्यमान भौतिक राशि, इसको मेजर करते हैं सर ग्राम में, किलोग्राम में, है ना, पाउंड में, औंस में, इसी लगा देता हूं, क्विंटल, टन, ये सब भी है। समय की बात करें सर, समय को मापते हैं सर सेकेंड में, आवर में, मिनट में, है ना? और भी हमारे पास दिए है। दिन में भी मापते हैं सर, एक दिन, 2 दिन, ईयर में, मंथ में, ल्यूनर मंथ, सोलर डे, सेक में। ये सब यूनिट है, किसी में लगा तो सब यूनिट को पढ़ेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। और भी चलेंगे सर, और भी। हाँ, बेसिक हमारा लंबाई, द्रव्यमान और समय पर ही ज्यादातर बात किया है हमने, तो मैं यहाँ ETC लगा देता हूं। ये भौतिक राशियां और इनको मापने के लिए मात्रक, ये राशि, ये मात्रक, भौतिक राशियां और ये इनके मात्रक। अब फिर से समझने का प्रयास करिए। अब बोलोगे सर कौन सी राशि, जैसे राशि तो एक है, ठीक है, लंबाई है, सर कौन सा मात्रक कब लेंगे? कब मीटर में मापेंगे, कब किलोमीटर में मापेंगे, कब हम लोग लाइट ईयर में मापेंगे, कब सेंटीमीटर में, कब इंच में, कब फीट में, ये कब मापेंगे? ये कैसे संभव हो पाएगा हमारे लिए? हम राशियों को कैसे मापेंगे? पहले हम मात्रकों के प्रकार पढ़ लेते हैं। कितने प्रकार के मात्रक हमको दिखते हैं? ये सारे मात्रक हैं, ये सारे मात्रक हैं, इनके प्रकार हम डिफाइन करेंगे। कितने प्रकार के मात्रक हैं, और मात्रकों की पद्धतियों पर भी बात करेंगे, कितनी पद्धतियां हैं हमारे पास। फिलहाल आप ये स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, यहाँ पर कोई समस्या है तो बोलिए।
बाकी ये नहीं सर ऑस क्या है, पौंड क्या है, आवर क्या है, डे क्या है, मंथ क्या है, ल्यूनर मंथ क्या है, सोलर डे क्या है, सेक क्या है, ये मत पूछिए। ये पूछने की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही नहीं। जब हम पढ़ेंगे इनको दोबारा, एक एक को हम लोग पूरा डिफाइन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा डिफाइन करेंगे। अभी आप बस ये देखिए कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि लंबाई को जिस चीज से मापते हैं, चाहे वो चीज सेंटीमीटर है, इंच है, फीट है, लाइट ईयर है, मीटर है, वो हमारा मात्रक है। लंबाई को मापने का मात्रक। द्रव्यमान की बात करें, ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, औंस, क्विंटल, टन, मैट्रिक टन, ये सब मात्रक है किसके? द्रव्यमान को मापने के। द्रव्यमान हमारा भौतिक राशि है। अगला, समय को मापने के लिए यंत्र चाहिए। सर ईयर है, मंथ है, डे है, मिनट है, आवर है, सेकंड है, ल्यूनर मंथ है, सोलर डे है, सेक है, और भी बहुत सारे यूनिट आ सकते हैं आपके सामने। कोई मैंने फिक्स ये नहीं इतना ही है, और भी आ सकते हैं। तो आप ये जानिए, अगर मैं बोलूं कि हमारा मंथ क्या है, एक डिवाइस है, एक यंत्र है, किसको मापने का? समय को मापने का। ईयर क्या है, सेंचुरी क्या है, शताब्दी, क्या बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, एडी, बीसी, ये सब क्या है? यंत्र है हमारा, किसको मापने का? समय को मापने का। बोले सर वो तो घड़ी होना चाहिए, यंत्र तो घड़ी होना चाहिए। घड़ी वे है, जरिया है। घड़ी बताता क्या है? मिनट बताता है, सेकंड बताता है, टाइम। अब कैलेंडर है, क्या बताता है? दिन बताता है, महीना बताता है, साल बताता है। लेकिन वो बताने का जरिया है, बताता क्या है? दिन, साल, महीना। समय की ही तो गणना करता है। समय को मेजर करने के लिए जो डिवाइस है, वो हमारी यूनिट है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मात्रक। मात्रकों के भी दो प्रकार होंगे। क्यों दो प्रकार होंगे, अभी डिफाइन करेंगे। पहले स्क्रीनशॉट लेंगे। अब आएंगे मात्रकों के प्रकार। मात्रकों के प्रकार पढ़ाएंगे। टाइप्स ऑफ यूनिट। मात्रकों के दो प्रकार होंगे। क्यों सर दो ही प्रकार क्यों होंगे? क्योंकि मात्रक क्या है? एक डिवाइस है जो भौतिक राशियों को मापता है। अब भौतिक राशि हमारे पास दो ही प्रकार की है। हमने पढ़ा ना अभी, टाइप्स ऑफ भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, क्या पढ़ा? दो सर, आधारी राशियां, व्युत्पन्न राशियां, या मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। जब भौतिक राशि को मापने का यंत्र मात्रक कहलाता है। भौतिक राशियां तो हमारे पास दो ही प्रकार की सर, एक आधारी राशि, एक व्युत्पन्न राशि। तो मात्रक भी कितने प्रकार का? दो प्रकार का, एक आधारी मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। बिल्कुल सही। आधारी मात्रक क्या? जो आधारी राशियों को मेजर करेगा, मापेगा, आधारी मात्रक। जो व्युत्पन्न राशियों को मापेगा, वो व्युत्पन्न मात्रक। सिंपल सा परिभाषा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने प्रकार होंगे इसके? इसके भी दो प्रकार होंगे। कौन कौन से? आधारी या मूल मात्रक, है ना, बेसिक और फंडामेंटल। बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स। दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न, है ना, डिराइव्ड यूनिट्स। जो भौतिक राशि आधारी भौतिक राशि को मापेगा या मूल राशि को मापेगा, वो मूल मात्रक या आधारी मात्रक। जो व्युत्पन्न राशि को मापेगा, वो व्युत्पन्न मात्रक। सिंपल सी बात है। इसका भी परिभाषा कर लेंगे, परिभाषित कर लेंगे इसको हम एक एक करके। चलिए मैं पहले आपको आधारी मात्रक पर बात करा, है ना, आधारी या मूल मात्रक पर क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट। क्या होता है? ऐसे मात्रक जिनकी सहायता से आधारी राशियों को मापा जाता है ना, राशियों को मापा
जाता है। आधारी मात्रक कहलाते हैं या मूल मात्रक कहलाते हैं। हमने ये बात कर रखा है, बस लिख रहे हैं, लिख आपकी सहायता के लिए दे रहे हैं ताकि आप नोट्स प्रॉपर वे में बना पाओ। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, सर लंबाई हमारा आधारी राशि है, समय हमारा आधारी राशि है, द्रव्यमान हमारा आधारी राशि है। सर जो भी आधारी राशि को मापेगा, जैसे मीटर, किलोमीटर, है ना, ईटीसी हमने लिखा है एक बार। सर समय का सेकेंड, है ना, ईयर, ईटीसी, द्रव्यमान का सर ग्राम, किलोग्राम, ईटीसी। हमने ईटीसी क्यों लगाया? आप चाहे तो बहुत सारे लिख सकेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी तुरंत इन पर बात किया हमने, तुरंत इन पर बात किया। आगे हमने क्या बोला? ऐसी बहुत ऐसे मात्रक जो आधारी या मूल राशियों को मापते हैं, आधारी मात्रक कहलाते हैं। सिंपल सा बात, इसको आप समझ लेंगे। मत लिख ले, क्या स्क्रीनशॉट ले लें। 2 मिनट और व्युत्पन्न राशि को देख लेते हैं, व्युत्पन्न मात्रक को देख लेते हैं। आई होप हो गया होगा, मैं मिटा दूं। चलिए व्युत्पन्न मात्रक पर बात करते हैं। व्युत्पन्न मात्रक दूसरा, डिराइव्ड, ऐसे मात्रक जिनकी सहायता से किन राशियों को मापा जाता है? व्युत्पन्न राशियों को मापा जाता है। क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। एग्जाम्पल ले लेंगे, एग्जाम्पल इसका बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि मैं बोलूं चार हमारा कौन सा राशि है सर? चार हमारा व्युत्पन्न राशि है, तुरंत देखा हमने, दूरी बटे समय। सर दूरी हमारा लंबाई है, लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में, मीटर पर सेकंड। या नहीं तो कमा, मीटर की जगह किलोमीटर, सेकंड की जगह घंटा, किलोमीटर पर आवर, ईटीसी कर देता हूं। सर एक और ले लेते हैं, क्षेत्रफल। अभी तुरंत हमने बहुत सारा देखा था। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। सर लंबाई को मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। जो मीटर स्क्वायर हुआ, क्षेत्रफल का मात्रक हुआ मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर किसको मापा? क्षेत्रफल को। तो मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक हो गया। और भी सर घनत्व, एक एग्जांपल और देखिए, तीसरा एग्जांपल यहां दिखाता हूं मैं। घनत्व, घनत्व हमारा व्युत्पन्न राशि था सर, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का क्या? केजी, आयतन का मीटर क्यूब। तो हमारा घनत्व का मात्रक क्या हो गया? केजी पर मीटर क्यूब। ये हमारा व्युत्पन्न मात्रक हो गया। सर आयतन का देख लेते हैं। आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। सर लंबाई का मीटर गुना चौड़ाई का मीटर गुना ऊंचाई का मीटर बराबर मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब किसका मात्रक हो गया? आयतन का मात्रक हो गया। तो आयतन हमारा व्युत्पन्न राशि को मेजर किया मीटर क्यूब। एरिया हमारा क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में मेजर किया। तो मीटर स्क्वायर किसका? क्षेत्रफल का मात्रक हो गया। व्युत्पन्न राशि को मापा हमारा। इस तरह से ऐसी भौतिक राशियां जो आधारी राशियों को मापेगा, ऐसे मात्रक जो आधारी राशियों को मापता है, आधारी मात्रक कहलाता है। जो व्युत्पन्न राशियों को मापता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। अभी व्युत्पन्न राशियां बहुत सारी थी, व्युत्पन्न मात्रक भी बहुत सारे। आधारी राशियां फिक्स हैं, व्युत्पन्न आधारी मात्रक भी फिक्स हो जाएगा। वो अलग अलग पद्धतियों पर, कल की क्लास में हम पद्धति पर बात करेंगे, किन किन पद्धतियों में। जैसे मीटर किस पद्धति का है, सेंटीमीटर किस पद्धति का है, किलोमीटर किस पद्धति का है ना। जैसे मैं बोलूं कि मील में हम मापते हैं, मील 2 तरह का, किस पद्धति का है। इस तरह से अलग अलग पद्धतियों में बात करेंगे। कल की क्लास में हम पद्धति पर बात करेंगे। ये पहला लेक्चर था हमारा विज्ञान तथा मापन का, है ना, मात्रक तथा मापन का ये पहला लेक्चर था हमारा। इसको आप ध्यान से पढ़िए घर में जाके। इसकी हमने रिकॉर्डिंग भी आपको डाल दी है, वो रिकॉर्डिंग भी आप देख सकेंगे। चलिए आज कोई सवाल है तो पूछिए हमसे।
कहाँ गया वो किलो? गुड आफ्टरनून। बाकी लोग कहाँ चले गए अभी? एक ही दो जो उस पर मात्रा के बारे में पढ़ा रहे थे ना, तो सारा मात्रा है ना। क्या बोले? अभी पढ़ रहे थे ना सर से फिजिक्स। जितना जिस फिजिक्स में जितने मात्रा पढ़ोगे ना, सारा मात्रा। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे? ठीक ठीक। देखो जितना मात्रा आपने फिजिक्स में पढ़ा हो, अभी पढ़ रहे थे ना, तो ये पूरा चैप्टर ही है, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन। तो सारा मात्रा वहां पढ़िएगा। जितना हमको केमिस्ट्री के लिए जरूरत था ना, नोट्स में उतना लिखा हुआ है, लेकिन सारा चीज पढ़ोगे आप फिजिक्स वाले सर से। जब फिजिक्स में पढ़ लोगे ना, दो तीन दिन में पढ़ लोगे, ठीक है, 2 या 3 क्लास में हार्डली है ना, सारा चीज सर पढ़ा देंगे। तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर अब जब इसका नोट्स, केमिस्ट्री का जो नोट्स भेजे हैं, ये पढ़िएगा ना, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। क्योंकि सेम टू सेम है, दोनों जगह पढ़ने कोई मतलब है नहीं, ठीक है। जो चीज वहां नहीं पढ़िएगा वो अब देखते हैं आगे, ठीक है। तो हम लोग क्या था ना, पदार्थ को 2 तरीका से वर्गीकृत किए थे। एक क्या था, भौतिक वर्गीकरण, दूसरा क्या था, रासायनिक वर्गीकरण। उसी प्रकार पदार्थ के जो गुणधर्म होते हैं ना, ये भी 2 प्रकार से वही होता है। पदार्थ के गुणधर्म, पदार्थ के गुणधर्म, एसआई। देखो पदार्थ के गुणधर्म के बाद है ना एसआई यूनिट लिखा हुआ है, ठीक है, नोट्स जो भेजे उसमें लिखा हुआ है। ये पूरा एसआई यूनिट वाला है ना सेक्शन ही छोड़ देना, ये आप है ना फिजिक्स में पढ़िएगा। ये फिजिक्स वाला सर पढ़ा देंगे आपको टोटल चीज, ठीक है। एक्चुअली टोटल क्या पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री बहुत ही कम यूज होता है, तो जितना भी 1-2 पेज है, ये आप है ना फिजिक्स वाला सर जब पढ़ाएंगे ना, फिर नोट्स देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब बात आता है पदार्थ के गुणधर्म, ठीक है। पदार्थ के ना 2 प्रकार के, जैसे पदार्थ है ना 2 प्रकार से विभाजित किए थे ना, एक भौतिक वर्गीकरण था, दूसरा था रासायनिक वर्गीकरण। उसी तरह से पदार्थ के गुणधर्म भी 2 प्रकार के गुणधर्म होते हैं। पहला एक भौतिक गुण होते हैं, एक भौतिक गुण होते हैं, दूसरा एक रासायनिक गुण, दूसरा रासायनिक गुण, रासायनिक। अगर भौतिक गुण की बात करोगे ना, तो पहले भौतिक गुण देखते हैं। भौतिक गुण क्या होता है? भौतिक, तो भौतिक गुण वो गुण है जिस गुण को मापने में, ऐसे गुण जिस गुण का मापन करने के लिए ना, जिस गुण के मापन के लिए, जिस गुण के मापन के लिए रासायनिक परिवर्तन करना, रासायनिक परिवर्तन जो, रासायनिक परिवर्तन आवश्यक नहीं है। फिर सुनो, गुण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक भौतिक गुण होते हैं, दूसरे रासायनिक गुण होते हैं। बोला भौतिक गुण क्या होता है? बोला भौतिक गुण के जब मापन करोगे ना आप, तो उसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। अब रासायनिक परिवर्तन जानते हो क्या होता है? जैसे एग्जांपल, जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो बोलोगे कि यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, क्यों? क्योंकि कार्बन अलग चीज है और O2 अलग चीज है, दोनों जब अभिक्रिया करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे H2 लिखते हैं, पानी लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, पानी, यहाँ पे एल, एल से क्या समझते हो? एल मतलब लिक्विड होता है, मतलब द्रव अवस्था में। एल मतलब लिक्विड। पानी है ना द्रव अवस्था में, ये बदल रहा है किसमें? तो द्रव अवस्था, मान लो कि ठोस अवस्था में बदल रहा है, H2O सॉलिड, एस लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड। सिंपल ये समझ लो कि ये H2O के बगल में जब L लिखा रहे ना, तो लिक्विड मतलब ये प्योर पानी जो आप लोग पीते हो, ठीक है, ये पानी। और जब यहाँ पे सॉलिड लिखा रहे ना, तो इसका मतलब होता है बर्फ की बात कर रहा है, बर्फ, ठीक।
तो देखो पानी किसमें बदला, बर्फ में बदला, क्या इसके लिए कोई रासायनिक परिवर्तन करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। यहाँ पे भी देखो H2O ही है, यहाँ पे भी H2O ही है, कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ? जब किसी भी गुण के मापन के लिए जब रासायनिक परिवर्तन जरूरत नहीं होता है तो उस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक गुण बोलते हैं। और जब रासायनिक परिवर्तन की आवश्यकता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक गुण। ये ज्वलनशील अभिक्रिया है, ज्वलनशील अभिक्रिया, ज्वलनशील अभिक्रिया। अब ये सुनो कि भौतिक गुण में आएगा आखिर कौन कौन, ठीक है? जैसे हम लोग बोलते हैं क्वासनांग बिंदु, जैसे हम एक टर्म लेते हैं क्या, भौतिक गुण में कौन कौन आता है? एग्जांपल में जैसे रंग मान लो, किसी भी पदार्थ का अगर रंग की बात कर रहे हो कि कौन सा कलर है, जैसे ये देखो व्हाइट कलर है ना, व्हाइट कलर, इसको कलर बताने के लिए, इसका रंग बताने के लिए क्या कोई परिवर्तन करना पड़ा? ये व्हाइट कलर है तो देख के ही बता सकते हो। तो मतलब क्या है ना, आप अगर पांचों ज्ञान इंद्रियां होता है ना, आंख हुआ, नाक हुआ, मुंह हुआ, कान हुआ, जितना भी ज्ञान इंद्रियां होता है या त्वचा होगा, ठीक है, ये पांचों चीजों से अगर एहसास कर सकते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक गुण, ठीक है? अदरवाइज क्या बोलेंगे हम लोग, अगर नहीं कर सकते हैं तो रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण के मापन के लिए रासायनिक परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है, जबकि अगर रासायनिक गुण की बात करोगे, इसके अगर मापन करना है ना तो इसको आपको रासायनिक परिवर्तन करना पड़ेगा। तो जैसे भौतिक गुण बोले क्या, रंग अगर जानना है कोई जरूरत नहीं है कि ये करना। जैसे आप क्या है ना, क्वाथनांग बिंदु क्या होता है? क्वाथनांग बिंदु होता है कि कोई भी चीज है ना, कोई भी द्रव गैस कब बनता है, जिस तापमान पे बनता है उसको क्वाथनांग बिंदु बोलते हैं। जैसे क्या बोलते हैं? क्वाथनांग बिंदु। तो आप सोचो पानी कब बॉयल होगा, तो इसके लिए आपको जरूरत है कि पानी को किसी चीज में बदलो आप, पानी आपका पानी ही रहेगा, वो H2O है ना तो H2O ही रहेगा। बस अंतर क्या आएगा कि H2O जब पानी लिखते हो तो यहाँ पे लिक्विड लिखते हो, जब आप वाष्प बन जाएगा तो वाष्प बनेगा ना, यहाँ पे क्या लिखोगे? गैस लिखोगे। तो आपका पानी, देखो पानी फार्मूला यहाँ पे H2O, इधर भी H2O ही लिखोगे, बस वाष्प का क्या होता है, यहाँ पे गैस लिखना पड़ता है। कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा था जब आपका क्वाथनांग बिंदु निकाल रहे थे। तो जितने भी गुण होंगे ना जिसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं करने से, बिना रासायनिक परिवर्तन किए हुए अगर हम उसका मापन कर लेते हैं तो हम बोलेंगे वो गुण क्या कहलाता है? भौतिक गुण कहलाता है। अगर दूसरा देखो, दूसरा क्या है आपका? रासायनिक गुण। दूसरा आपका है सेकेंड, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण के लिए है ना, आपको क्या होता है कि आपको बिना रासायनिक परिवर्तन किए उसका मापन, इसका अगर मापन करना है ना, रासायनिक गुण का मापन करके बताओ, तो आपको रासायनिक परिवर्तन करना पड़ेगा। रासायनिक परिवर्तन यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी पदार्थ ले लो, जैसे मीथेन ले लेते हैं, CH4 मीथेन हुआ, बोलेंगे कि मीथेन है ना, मीथेन अगर इसका है ना ज्वलनशील अभिक्रिया में कब मतलब कितना ऊर्जा या उष्मा निकलेगी, तो ये तभी बता सकते हो जब इसका अभिक्रिया करोगे। कैसे अभिक्रिया कराते हो? किसी का ज्वलनशील अभिक्रिया लिखना है ना तो उसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना होता है, ठीक है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराओ, उसका बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बाहर निकल जाती है। तो बोलोगे सर ढेर चीज, बहुत जितना भी चीज जलता है क्या उसमें पानी निकलता है? बोलेंगे हाँ पानी निकलता है, लेकिन वो गैस फॉर्म में रहता है, गैसीय रहता है, गैस अवस्था में, वाष्प के फॉर्म में निकल जाता है, लेकिन निकलता तो हर जगह है। कार्बन डाइऑक्साइड जो धुआं निकलता है उसमें क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोई भी चीज अगर जलेगा ना, जलेगा कब? बिना ऑक्सीजन के अगर नहीं रहेगा ना, किसी भी चीज में अगर जब तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो वहां पे जल, आप जो सोचोगे ना कि आग लग जाएगी, नहीं लगने वाली है, ठीक है? बिना ऑक्सीजन के आप कोई भी चीज नहीं जला सकते हो, ठीक? तो आपको अगर कोई चीज जलाना है कि आपको चेक करना है कि कितना उष्मा निकलेगा, तो ये अगर निकालना है ना, ये जो गुण निकालना है, तो इसमें आपको क्या, देखो यहाँ पे क्या है ना, मीथेन था और ऑक्सीजन था, दोनों अभिक्रिया करके क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन गया। तो ये, तो हम किसका उष्मा का जब मापन करते थे तो हमको रासायनिक परिवर्तन, यहाँ पे तो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है ना, यहाँ से कार्बन में 4 हाइड्रोजन जुड़ रहा है, जबकि यहाँ पे कार्बन से क्या जुड़ रहा है? 2 को ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ये रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो रासायनिक गुण के मापन के लिए रासायनिक परिवर्तन आवश्यक है। बिना रासायनिक परिवर्तन किए आप रासायनिक गुण का मापन नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट क्या बोलोगे? पदार्थ के 2 प्रकार के गुणधर्म होते हैं, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म क्या होता है
कि रासायनिक गुणधर्म का अगर मापन करना है ना उसमें रासायनिक परिवर्तन आवश्यक है, जबकि भौतिक गुण में कोई भी रासायनिक परिवर्तन जरूरत नहीं है। ये भौतिक गुण हो जाता है, ये रासायनिक गुण के लिए बात हो जाती है, ठीक है। ये पदार्थ के गुणधर्म हो जाते हैं। इसके बाद है जैसे गुणधर्म पढ़ लिए ना, गुणधर्म का जब भी मापन करते हो किसी भी गुणधर्म का, जैसे मान लो इस पेन की अगर लंबाई पूछे तो लंबाई क्या बोलोगे? मान लेते हैं कि कुछ भी अगर एक अंक दे देते हैं 20, ठीक है, क्या 20 बोलने से काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। आप किसी भी मापन का, किसी भी भौतिक गुण का जब मापन करते हो या रासायनिक गुण का जब मापन करोगे तो आपको दो चीज चाहिए, एक अंक चाहिए उसको अगर प्रदर्शित करना है, दूसरा क्या चाहिए? मात्रक चाहिए। जैसे अगर हम बोल दें कि इसका लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर अगर बोल दे तो इससे पता चलता है कि 20 सेंटीमीटर, आपका दिमाग ऑटोमेटिक आता है ना इतना लंबाई होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो मात्रक लगाएंगे ही नहीं तो आप 20 से क्या समझोगे? कुछ भी नहीं समझोगे। एक अंक से है ना कुछ भी नहीं समझा जा सकता। तो किसी भी गुणधर्म का जब मापन करते हो तो आपको एक अंक चाहिए, दूसरे के साथ इसके साथ और क्या चाहिए? मात्रक। जैसे सेंटीमीटर बोलते हैं, ये क्या है आपका? मात्रक, ठीक है। तो मात्रक क्या होता है? जैसे लंबाई का ही मात्रक ले लो, लंबाई में यहाँ क्या लिखे? लंबाई ही माप रहे थे ना इस पेन का, तो लंबाई यहाँ पे क्या लिखे? सेंटीमीटर लिखे। लेकिन कोई तो ऐसा भी हो सकता है ना फीट में लिखे, फुट लिखे, या कोई और भी यूनिट यूज कर सकता है। तो इसके लिए है ना क्या करता है, पूरा वर्ल्ड वाइड में एक कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम, ठीक है, एसआई पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये आप है ना जो एसआई सिस्टम है, ये सारा चीज आपको फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको बस केमिस्ट्री में इतना ध्यान रखना था कि भौतिक गुण धर्म क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है। उसके बाद एसआई किसी भी भौतिक गुण या रासायनिक गुण को प्रदर्शित करने के लिए अंक के साथ एक मात्रक भी चाहिए, और ये मात्रक क्या होता है ना, पूरा विश्व में एक कॉमन पद्धति यूज किया जाता है। इस पद्धति का नाम क्या दिया है? एसआई सिस्टम, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग है ना आपको मात्रक सर पढ़ मतलब फिजिक्स वाला सर पढ़ाएंगे कि कैसे मात्रक बदलते हैं। एक मात्रक दे देंगे तो आप जैसे मान लो कि हम है ना दे देते हैं कि बताओ कि 10 मेगामीटर 10 मेगामीटर को किलोमीटर में बदल के दिखाओ, कितना किलोमीटर? कितना किलोमीटर? ठीक है। ये बदलने के लिए आपको है ना एसआई सिस्टम वाला जो जितना भी रूल रेगुलेशन है सारा चीज पढ़ना पड़ेगा, जो आपको है ना फिजिक्स वाला सर पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे करना होता क्या है? मेगा के लिए याद रखना होता है। मेगा का है ना मतलब होता है 10 का पावर 6। मेगा मतलब क्या होता है? 10 का पावर 6। और किलो मतलब होता है 10 का पावर 3, ठीक है। तो जब भी देखो बड़ा से छोटा जाओगे ना, ये देखो ये 10 का पावर 6 ये बड़ा चीज है ना, ये 10 का पावर 3 लिखे छोटा चीज है। जब भी बड़ा से छोटा जाओगे ना तो सिंपली क्या है ना 10 का है ना पावर में धनात्मक पावर आएगा। कितना आएगा? बोलेंगे कि ये 6 में और दोनों में अंतर देखो, 6 और 3 में कितना अंतर आएगा? यहाँ पावर 6 है, पावर का अंतर निकाल दो, 6 में से 3 गया, कितना बचा? 3। तो धनात्मक पावर डाल दो, 10 का पावर 3 किलोमीटर हो जाएगा। 10 गुना 10 का पावर 3 क्या लिखोगे? 10 तो पहले से ही था तो 10 लिखेंगे। अंत 10 का पावर 3 कहां से आएगा? ये मेगा को किसमें बदल रहे थे? किलो में बदल रहे थे, तो 10 का पावर 3 किलोमीटर बोलेंगे, ठीक है। ये सीखोगे कहाँ कन्वर्जन? आपको फिजिक्स वाला सर ये सिखाएंगे कैसे बदलते हैं, एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कैसे बदलते हैं, ये सारा फिजिक्स वाला सर पढ़ाएंगे आपको। आपको बस अभी इतना ही जानना था। पदार्थ के गुणधर्म दो प्रकार के, इसके मापन के लिए एक अंक चाहिए और एक मात्रक चाहिए, और मात्रक को कॉमन करने के लिए एसआई पद्धति का उपयोग करते हैं, जो आपको फिजिक्स वाला सर पढ़ाएंगे यहाँ से आगे। बाकी हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं, अभी हमको यूनिट का जरूरत नहीं है। एक सप्ताह के बाद ही हमको मात्रक का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तब तक आपको फिजिक्स वाला सर पढ़ा देंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। तब आगे देखते हैं। इसमें बोलो, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। चलो अब नेक्स्ट क्या पढ़ना है, जो सर नहीं पढ़ाएंगे आप यूनिट है ना वहां से जब पढ़ेंगे ना तो आप अपने जो नोट्स भेजे हैं उसमें देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। नेक्स्ट क्या हेडिंग है? वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन।
अब ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, सुनो मतलब। तो एक्चुअली अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे ना, केमिस्ट्री अगर हम बात करेंगे केमिस्ट्री, तो आपको है ना या तो बहुत बड़े अंकों से मतलब बहुत बड़ा अंक आएगा, या तो बहुत ही छोटा अंक आएगा। या तो क्या आएगा, बहुत ही बड़ा अंक आएगा, बड़ा अंक। मतलब आपको है ना जब भी केमिस्ट्री की अगर बात करते हो, या तो बहुत बड़े अंकों के साथ आपका मतलब डील करना होगा, या बहुत ही छोटे अंक के साथ, या बहुत ही छोटे अंक के साथ, छोटे अंकों के साथ काम करना होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर हम बोलते हैं यहाँ पे क्या पढ़ते क्या हो, हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन मतलब तत्वों को एक्चुअली पढ़ते हो। जैसे हम बोल दे कि बोले हाइड्रोजन का द्रव्यमान बताओ, एक हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान बताओ, एक परमाणु का द्रव्यमान बताओ। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान अगर बोलेंगे ना तो कितना होता है जानते हो, 0.23 ऐसे ऐसे करके है ना, दशमलव के बाद है ना 23 को जीरो होता है। कितना जीरो होता है, तो हम बोल देते हैं 23 बार। 23 बार क्या लिखोगे, जीरो लिखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 166, कितने ग्राम, कितना क्या होता है कि हाइड्रोजन के अगर परमाणु एक परमाणु का द्रव्यमान बोले ना तो कितना होता है, सिंपल सी बात है कि दशमलव के बाद क्या होता है ना 23 को जीरो होता है, फिर 166 ग्राम का, ठीक है। तो अगर हम जब भी पूछे कि बताओ हाइड्रोजन का द्रव्यमान, तो आप लिख के बोलेंगे कि लिखो दो तो बोलेंगे एक हाइड्रोजन का परमाणु है, दो ऑक्सीजन का परमाणु है, बोलेंगे कि कुल भार बताओ। तो आप 23 बार सोचो, एक कॉपी लोगे कि कॉपी में हर बार 23 बार जीरो जो लिखोगे, आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो कैलकुलेशन का आपको क्या बनाना है, आसान बनाना। कैलकुलेशन को क्या करना है, आसान करना। आसान कैसे कर सकते हैं, तो आसान ऐसे कर सकते हो कि देखो इसको है ना 10 के पावर के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो। 10 के पावर में कैसे लिखते हैं, जैसे देखो 1 जीरो 2 जीरो 23 को जीरो है, 23 को जीरो ये हो गया, मान लो और एक बार दशमलव आगे शिफ्ट करोगे, ऐसे लिख सकते हो 1.66 गुना 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। ये लिखना आसान है, ये जो लिखे हैं 1.66 गुना 10 का पावर माइनस 24 ग्राम, तो ये लिखना आसान है ना कि ये। तो इसी को साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक संकेतन। कि जब भी किसी बड़े छोटे अंक, तो छोटे अंक में क्या होता है कि दशमलव किधर शिफ्ट कर रहे हो, दाहिने शिफ्ट कर रहे हो। कभी भी दशमलव, जैसे यहाँ पे देखो अगर 1.342 लिखते हैं, ठीक है। अगर बोलेंगे क्या हमको दशमलव में लिख के बताओ 134 दशमलव कितना होगा, अगर 134 दशमलव हम 2 लिखते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि दशमलव को क्या कर रहे हो, दाहिना शिफ्ट, दाहिना लेके जा रहे हो। जब भी दशमलव को दाहिने लेके जाओगे 10 के पावर में नेगेटिव आएगा। कितना नेगेटिव आएगा, बोलोगे जितना अंक है ना आपने दाहिना गए, आप दाहिना गए, तो यहाँ दशमलव तक कितने अंक दाहिने गए, 2 अंक, तो 10 का पावर माइनस 2। वही यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे दशमलव था, दशमलव को उठा के यहाँ पे लेके पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो दाहिने कितने बार गए, बोलेंगे कि 23 को तो जीरो ही था और एक आगे गए मतलब 24 बार, तो 10 का पावर क्या करोगे माइनस 24, ठीक है। तो आप क्या होगा, केमिस्ट्री में सिंपल सी बात है, या तो बहुत ये क्या हुआ बहुत छोटा अंक है ना, तो बहुत छोटा अंकों के साथ डील करना पड़ेगा, या तो बहुत बड़े अंकों के साथ डील करना पड़ेगा। ऐसे अंकों को डील करने के लिए है ना बोलता है कि वैज्ञानिक संकेतन का उपयोग करो। वैज्ञानिक संकेतन क्या बोलता है कि 10 आप क्या करो 10 के पावर में लिखने का है ना जो तरीका होता है, इसी को वैज्ञानिक संकेतन बोला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, जैसे बहुत छोटे अंकों को तो एग्जांपल दे दिए, लेकिन अगर बहुत बड़ा अंक का बात किया जाए तो बहुत बड़ा अंक जानते हो क्या होता है, बहुत बड़े अंकों की बात किया जाए, जैसे बोले कि आप है ना किसी भी चीज में, इसी में देख लो, इसी के टिप पे ना या बोल देंगे कि एक कोई भी छोटा सा पार्टिकल ले लो, बोलेंगे उसमें परमाणु की संख्या बताओ, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या, जानते हैं इसमें अरबों खरबों में परमाणु की संख्या होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बोलेंगे ना कि हाइड्रोजन के बाद 1 ग्राम हाइड्रोजन का, अगर 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन लोगे ना, 1 ग्राम हाइड्रोजन अगर लोगे, जानते हो कितने परमाणु होता है, 6.022 गुना, या ऐसे लिखो 6.022 है ना, इसके बाद है ना 23 को जीरो होता है, ठीक है। या 3 यहाँ से हटा दो तो ये बोलोगे यहाँ पे है ना 20 को जीरो होता है। कितने संख्या में है ना परमाणु होते हैं, 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन लोगे ना, बोलेंगे उसमें कितने परमाणु उपस्थित है, बोलेंगे
6022, उसके बाद 23 को जीरो होता है, 602, उसका कितने जीरो होता है, 23 बार जीरो होता है, ठीक है। तो क्या इतना लिख पाओगे आप कभी भी? तो इस चीजों को जानते हैं कैसे लिखते हैं, 6.022 10 के पावर में लिख लो, 10 का पावर क्या कर देना, 23 कर देना। इससे होगा क्या कि आपको चीजें लिखना आसान पड़ जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन का काम क्या है ना, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री सिंपली या तो बहुत बड़ा अंक या तो बहुत ही छोटे अंकों के साथ आपको डील करना होता है। तो इस अंकों को डील करने के लिए आप क्या किसका उपयोग करते हो, साइंटिफिक नोटेशन का उपयोग करते हो। ये होता है साइंटिफिक नोटेशन का महत्व। नेक्स्ट क्या है, मापन में अनिश्चितता। मापन में अनिश्चितता, जानते हो दुनिया का कोई भी राशि का जब मापन करोगे ना, दुनिया का कोई भी राशि की बात करें, दुनिया का कोई भी राशि का मापन करोगे ना, उसमें कुछ ना कुछ है ना अनिश्चितता होती ही, अनिश्चितता होती ही, कुछ ना कुछ होगा ही, मतलब चाहे वो कितना छोटा क्यों ना हो, बिना अनिश्चितता का ना चीज कोई चीज माप ही नहीं सकते हो। जैसे एग्जांपल जैसे क्या ले लो, अगर मान लो हम चीनी खरीदने जाते हैं, बोले 1 केजी चीनी, 1 केजी चीनी हम लोग खरीदने जाते हैं। होता क्या है कि आपका है ना यहाँ पे तराजू रहता है, एक साइड 1 केजी डालते हैं और दूसरा साइड क्या डालते हो, चीनी डालते हो। आप फिर सोचो कि अगर आप देखना जब 1 केजी चीनी माप लेते हो ना, तो 2-4 दाना उठा लोगे ना, तो ना तो 1 केजी से ना अभी इधर उधर नहीं कर पाओगे, भैरी नहीं करेगा आपका। सोचो चीनी ने माप ली, 1 केजी चीनी है ना आपका थैला में दे दी, और 2-4-10 दाना अगर उठा लोगे, क्या चीनी मतलब कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, नहीं होने वाला। अब भी मापोगे ना, अब भी आपका 1 केजी ही आएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि दुनिया का कोई भी मापन है ना, चाहे निश्चित है, अगर निश्चित होता है ये मापन, तो 2-4 दाना उठाने से भी है ना आपको फर्क पड़ने लगता है ना, यहाँ पे फर्क पड़ने लगता है। चाहे आप बोलोगे सर हम डिजिटल मीटर में करेंगे, डिजिटल मीटर में भी करके देख लेना ना, 2-4 दाना उठाओगे ना चीनी का, यहाँ पे अगर डिजिटल मीटर लगा हुआ है, डिजिटल मीटर वाला भी प्लेट में भी रखोगे ना, तो 2-4 दाना उठाने से ना आप 1 केजी है ना 1 ही केजी शो करेगा, 1 केजी अगर है ना तो 1 ही केजी शो करेगा, ठीक है। या सिंपल सा ऐसे समझो कि अगर आप है ना इस पेन की लंबाई जैसे है ना मापना, बोलेंगे कि पूरा एग्जैक्ट माप के दिखाओ एग्जैक्ट, तो आप कोई भी बोलेगा ना कि हम एग्जैक्ट माप लेंगे, बोलेगा ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर ऐसा हो पाता ना, 3 विद्यार्थी दे दो, 3 स्टूडेंट को बोले कि इस पेन के ना लंबाई नाप के बताओ, ठीक है, तो तीनों है ना अगर एग्जैक्ट नापने गया ना, तीनों अलग अलग माप के देगा, थोड़ा सा ही अंतर होगा लेकिन अंतर होगा। ये अंतर क्यों हो रहा है, क्योंकि दुनिया में कोई भी मापन है ना, आप 100% ये नहीं बोल सकते हो ये शुद्ध ही हो सकता है, ऐसा कभी नहीं होता है। आप सोचो जिस चीज लेके मापने जाओगे, मान लो सेंटीमीटर स्केल लेके जाओगे ना, स्केल भी कहीं से माप के बनाया गया होगा ना, तो काटने में भी तो अंतर आया होगा। जब स्केल बना रहा होगा, प्लस जिस भी चीज का स्केल बना के हम नापने गए हैं इसको, तो स्केल जब बनाने गया होगा तो स्केल में भी कुछ ना कुछ क्या है ना, मतलब मापन में अनिश्चितता हुआ होगा काटने में, ताकि मतलब गलती तो उसमें भी होगा। तो आप जो चीज माप रहे हो, तो वो चीज जिस चीज लेके मतलब स्केल लेके मापने गए, स्केल ही गलत है, तो ऑब्वियस है ना आंसर भी गलत आएगा। या ये सोचो कि दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि आप है ना चीजों को मतलब शुद्धता के साथ माप सकते हो। कोई भी राशि ऐसा ले लो, दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं होता है जो जिसमें बोलोगे ना कि नहीं ये चीज है ना 100% शुद्ध मापा गया, कोई चीज नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। तो उसी में बोलते हैं कि किसी भी दुनिया के किसी भी मापन में ना कुछ अनिश्चितता होती ही है, ठीक है। जैसे भी क्या लेते हैं, एक टर्म यूज करते हैं परिशुद्धता एवं यथार्थ पर। एक टर्म है परिशुद्धता, परिशुद्धता एवं यथार्थ पर। परिशुद्धता एवं यथार्थ पारिक्रम, ठीक है। मान लो
किसी भी चीज को मापने के लिए यहाँ पे ना एक दूरी दे देते हैं हम लोग, एक पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी, एक पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की दूरी। तो क्या है ना, जो मतलब प्रयोगशाला से निकाला गया ना वो सही मापा जाता है, ठीक है। प्रयोगशाला में सही तरीका से मापा गया इसको, इसका दूरी है ना, प्रयोगशाला में अगर बात करोगे, प्रयोगशाला में मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी है ना, दूरी है ना, मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए और बी पॉइंट के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। ये दोनों टर्म क्या होता है, पेपर शुद्धता या अन्यथा पढ़ देता है। बोला 3 स्टूडेंट ले लो, छात्र एक, छात्र नंबर 1, छात्र नंबर 2, छात्र नंबर 3। समझो इसको। तो छात्र नंबर 1 क्या करता है ना, पहली बार मापने जाता है ना इसको, ए और बी के बीच की दूरी को पहली बार मान लो, ये इसका पहला मान बात करो, मान नंबर 1 पहला मान की अगर बात करोगे तो मान लो कि पहला दे रहा है मान 9.6 सेंटीमीटर माप के दिया, ठीक है। दूसरा मान मापने जाता है ना, मान लो ये 9.67, दो मान, हर विद्यार्थी को लगा कि 2 बार माप के आना, ठीक है। तो पहला बार मापता है ना तो 9.688, दूसरा बार मापता है ना 9.67, ठीक है। चलो फिर छात्र नंबर 2 क्या करता है, पहला बार जब मापता है ना 9 दशमलव मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर मापता, और दूसरा बार नापने जाता है ना 10.5 सेंटीमीटर। और छात्र नंबर 3 क्या करता है, पहला बार मापने जाता है ना तो 9.999 आता है, दूसरा बार है ना 10.001 आता है, ऐसे करके आ रहा है। यही माप करके इतना सेंटीमीटर ला रहा है, पहला बार मापने जाता है इतना, दूसरा बार। तो देखो क्या है ना, क्या ये सही मान है, सही मान तो आपका 10 है, सही मान क्या है 10। तो जब भी 2 मान निकालते हो ना तो औसत निकालो, क्या निकालोगे, औसत निकालोगे दोनों मान। तो यहाँ पे औसत जब निकालोगे ना तो आपका 9.6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, औसत निकालोगे क्योंकि दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना, यहाँ पे निकालोगे ना 10 आएगा एग्जैक्टली, ठीक है। और यहाँ पे निकालोगे ना 10 आएगा औसत मान। प्रयोग सही मान क्या है 10 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। अब देखो, अब परिशुद्धता और यथार्थपरिकता को समझो। परिशुद्धता दूसरा क्या लिखते हैं, यथार्थ। परिशुद्धता और यथार्थपरिकता, तो बोलोगे ना छात्र एक, देखे छात्र एक क्या है ना, पहला बार 9.688 आया, दोनों मानों में जरा अंतर है नहीं, तो हो सकता है ना कि छात्र एक जो नापने गया ना, जो स्केल लेके वो स्केल में ही गलती हो। तो दोनों मान देखो, छात्र मान 1 और मान संख्या 2 किसके लिए, छात्र 1 के लिए दोनों मान लगभग लगभग बराबर है, तो बोलेंगे क्या ये परिशुद्धता है इसमें, बोलेंगे हाँ इसका परिशुद्धता तो है। लेकिन जब देखो किसी भी, देखो परिशुद्धता एवं यथार्थपरिकता क्या होता है ना, कोई भी आदमी जब 2 या 2 से अधिक मान लेके आता है, ठीक है, अगर सारा मान उसके आसपास दिखे ना तो बोलेंगे परिशुद्धता है उसमें। अगर वो सारा मान का जो औसत हो अगर किससे मैच कर जाए, जो सही मान है, सही मान जो है, जो कितना था इसका सही मान कितना था 10 था ना, अगर उसका औसत 10 के बराबर आ जाए तो बोलेंगे कि यथार्थपरिकता है। तो पहला दोनों मान देखो, दोनों में अंतर जगह दिख रहा नहीं दिख रहा, तो बोलेंगे परिशुद्धता है, बोलेंगे हाँ है। क्या यथार्थपरिकता है, बोलेंगे नहीं है, क्यों, क्योंकि जो इसका औसत मान है 9.6 है, जबकि सही मान कितना है 10 है, तो सही मान से मेल नहीं खा रहा, ठीक है। तो वास्तविक मान बोलो या सही मान बोलो, वास्तविक मान से मेल नहीं खा रहा आपका जो मान निकाले हो, तो मतलब बोलेंगे यथार्थपरिकता नहीं। फिर जैसे इसमें देखो 9.5 सेंटीमीटर नापा, दूसरा बार कितना निकला 10.5, तो पहला बार 9.5, दूसरा बार 10.5, दोनों में कितना अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है, 0.5 इधर फिर 0.5 आगे गया, ये ज्यादा अंतर हो गया, तो ज्यादा अंतर है बोलेंगे परिशुद्धता है इसमें, बोलेंगे नहीं। जब इसके मानों में ज्यादा अंतर ना हो, या अगर मान लो कि ज्यादा अंतर हो जाए तो परिशुद्धता नहीं होगा। लेकिन क्या इसका औसत मान देखो वास्तविक मान से मेल खा रहा है ना, तो बोलेंगे यथार्थपरिकता है।
अब यहाँ देखो, पहला बार मापा ना 9.999 आया, ठीक है, दूसरा बार मापा ना 10.001 आया, तो दोनों मान क्या है ना, लगभग लगभग बराबर है। लगभग लगभग बराबर हो अगर दो मान, तो इसको क्या बोलते हैं, परिशुद्धता है। और इसका सही देखो वास्तविक मान से मैच भी खा रहा है, तो ये यथार्थपरकता भी है, ठीक है। तो सिंपल सा देखो, परिशुद्धता एवं यथार्थपरकता क्या होता है, जब बहुत ज्यादा मान निकालता है कोई भी, उसका अगर मान आपस में बराबर हो या लगभग बराबर हो, तो बोलेंगे वो चीज है ना आपका परिशुद्ध है, ठीक है। यथार्थपरकता क्या होता है कि अगर आपके मान जो आप निकाले हो औसत मान, अगर औसत मान वास्तविक मान से मेल खाता हो, तो हम क्या बोल देंगे, वो चीज या क्या है, यथार्थपरकता है। वो मान को क्या बोलेंगे, यथार्थपरकता है। परिशुद्धता होने के लिए उसके आपस में मान जो मान निकाले हो उसमें बराबर लगभग लगभग बराबर होना चाहिए। जबकि यथार्थपरकता के लिए जो औसत मान निकाले हो ये है ना वास्तविक मान से मैच करना चाहिए। अगर मैच कर रहा है तो बोलेंगे यथार्थपरकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो बोलो इसमें कोई अब डाउट? कोई डाउट है? अब नेक्स्ट क्या होता है ना, सार्थक अंक। अगला टर्म क्या है, सार्थक अंक। अगला टर्म होता है सार्थक। सार्थक जैसे मान लो 15 को है ना 7 से भाग दो, ठीक है, कितने मतलब करें, 7 दूनी 14 दशमलव, फिर 10 आया, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28। फिर ऐसे बढ़ते जाएगा, आप कितनों भी करोगे ना आपका मान एग्जैक्ट नहीं निकलेगा। 1 4 2 हो गया, 7 दूनी 14 6 7 7 8 56 4, तो ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या है ना, इसके बाद भी है, मान लो कि कुछ है, जैसे मान लो ये 8 को भगाओगे ना, 8 को भगाओगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक बढ़ जाता है, तो 2 क्या हो जाएगा, 1 4 3 ऐसे लिख देते हैं इसको ना, मतलब राउंडिंग अप करके इस तरह लिख देते हैं। तो सार्थक अंक क्या होता है ना, जो अंक आपको है ना निश्चित रूप से ज्ञात हो, जैसे ये अंक देखो, ये अंक है ना निश्चित रूप से ज्ञात है, जो भी गलती है ना लास्ट वाला ही अंक में है। अंक लास्ट वाला अंक क्या था, 2 था, यहाँ लिख के है 3, तो गलती किसमें है, अंतिम वाला संख्या में ही है। तो सार्थक अंक क्या होता है, जो भी अंक आपको निश्चित रूप से ज्ञात हो ना उसको सार्थक अंक बोलते हैं, जो निश्चित रूप से ज्ञात ना हो उसको हम लोग सार्थक अंक नहीं बोलते, ठीक है। जैसे क्या होता है सार्थक अंक, अब इसका रूल रेगुलेशन होता है, इसके नियम होते हैं। सार्थक अंक पर क्या समझे कि जितने भी, जैसे ए और बी के बीच की दूरी की बात करते हैं, ए और बी के बीच की दूरी की बात करते हैं, बोलेंगे क्या, मान लो तो 3 स्टूडेंट नापने गया, एक स्टूडेंट है ना माप के लाया, छात्र नंबर 1 माप के लाया 8.5, छात्र नंबर 2 मापने गया, ये मान लो ये माप के लाया 8.4, छात्र नंबर 3 मापने गया, ठीक है, ये माप के लाया 8.6, ठीक है। तो देखो आपको निश्चित रूप से क्या दिख रहा है, निश्चित रूप से जो जिसमें है ना मेल खा रहा है, ये क्या है, निश्चित है, सब में 8 आ रहा है। जो भी गलती हो रहा है ना लास्ट वाले अंक में हो रहा है। तो जो अंक निश्चित रूप से ज्ञात होता है ना, जो अंक निश्चित रूप से ज्ञात होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्थक अंक। ऐसे हैं जो आपको निश्चित रूप से ज्ञात हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्थक। ये हो गया सार्थक अंक की बात। इसके रूल रेगुलेशन होता है कि कोई भी संख्या दे देगा, बोलेगा कि बताओ सार्थक अंक कितना, तो इसका नियम सुनो। नियम, पहला नियम, सार्थक अंक निकालने के नियम। सार्थक अंक सार्थक अंक के मापन के नियम। मापन के नियम, पहला नियम संख्या 1 क्या बोलता है, नियम संख्या 1 बोलता है कि जितने भी गैर शून्य अंक होते हैं, नियम नंबर 1 क्या बोलता है, पहले सारा रूल लिखाते हैं उसके बाद एग्जांपल कराएंगे, ठीक है। गैर शून्य अंक, गैर शून्य अंक सार्थक अंक,
गैर शून्य अंक जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, सार्थक होते हैं, सार्थक अंक। ठीक है। दूसरा नंबर, रूल नंबर 2 क्या बोलता है, रूल नंबर 2 बोलता है कि प्रथम प्रथम गैर शून्य अंक, या पहला रूल को डिफाइन कर देते कैसे, क्या बोले, गैर शून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक। जैसे एग्जांपल में जैसे क्या लिखेंगे, मान लो 4 2 6 7, तो कितना देखो, सारा अंक क्या है, गैर शून्य अंक है ना, 4 भी, ये भी शून्य नहीं है, ये भी शून्य नहीं है, ये भी शून्य नहीं है, ये भी नहीं है, तो कितना नंबर हुआ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो बोलेंगे सार्थक अंक कितना है, सार्थक अंक, तो बोलेंगे कि 4 है, 4 वो है, 7 भी है, 6 भी है, 2 भी है, 4। दूसरा नंबर क्या बोलता है, रूल संख्या, रूल नंबर 2 कि प्रथम गैर शून्य, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य, आने वाले शून्य, आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते, सार्थक नहीं, सार्थक नहीं होते। ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल में देखो, जैसे क्या है ना, प्रथम गैर शून्य अंक से आने वाले पहले अंक सार्थक नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल इसका क्या लिखोगे, एग्जांपल 0.003 ऐसे लिखा होगा। ठीक है। तो देखो, प्रथम गैर, इधर से देखना स्टार्ट करो, या 3 4, ठीक है। प्रथम गैर शून्य अंक क्यों नहीं, बोले ये भी शून्य, ये भी शून्य, ये भी शून्य, ये गैर शून्य अंक है, मतलब ये शून्य अंक नहीं है, तो प्रथम, ये प्रथम गैर शून्य अंक है, ये प्रथम क्या बोल रहा है कि प्रथम गैर शून्य अंक से पहले वाले आने वाले शून्य ये सार्थक नहीं होते, मतलब इतना है ना, सार्थक नहीं होंगे, ये सार्थक अगर नहीं होंगे तो बचा क्या, 3 4, कितने गए उसको हो गए, एक संख्या ये, एक संख्या ये, 2, तो बोलेंगे सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 2। दूसरा नंबर रूल यही करता है। पहला रूल क्या बोलता है कि जितने भी गैर शून्य अंक होते हैं ना, सार्थक होते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ 3 4 था, गैर शून्य अंक था, ये सार्थक था। दूसरा रूल क्या बोलता है कि प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य, पर ये प्रथम गैर शून्य अंक, इससे आने वाले शून्य जो होते हैं ये सार्थक नहीं होते, मतलब ये सार्थक नहीं है तो हटा दो, बाकी जो सार्थक है इसको गिन लो, 1 2, तो सार्थक अंक कितने हो गए, 2। तीसरा नियम क्या बोलता है, थर्ड नियम, तीसरा यहाँ लिखते हैं, दो गैर शून्य, दो गैर शून्य अंकों के मध्य, अंकों के मध्य का शून्य, अंकों के मध्य के शून्य सार्थक होते हैं। दूसरा नियम क्या बोल रहा है कि दो गैर शून्य अंक, ठीक है, दो गैर शून्य ले लो, 1.004, ठीक है, ये एक नंबर संख्या नंबर देते हैं, तो देखो 1.004 लेते हो तो ये भी क्या है, गैर शून्य, ये भी गैर शून्य, बोला दो गैर शून्य अंकों के जो मध्य के शून्य होते हैं ना, दो गैर शून्य अंक इसके मध्य के जो शून्य होंगे ना, ये सार्थक कहलाते हैं। तो कितना हो गया, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, और ये दोनों शून्य भी सार्थक होगा, तो 3 नंबर ये, 4 नंबर ये, तो टोटल सार्थक अंक कितना हो गया, बोलोगे क्या, सार्थक अंक जो हो गया संख्या कितना, 4। तीसरा रूल ये करता है। चौथा रूल क्या बोलता है आपका, चौथा रूल बोलता है चौथा नियम, बोला कि किसी, अगर गैर शून्य अंक के, गैर शून्य अंक के दाहिने आने वाले शून्य, गैर शून्य अंक के दाहिने आने वाले शून्य, आने वाले शून्य सार्थक होते हैं,
आने वाले शून्य सार्थक होते हैं लेकिन शर्त यह है कि यह दशमलव के बाद होने चाहिए। दशमलव के बाद होने चाहिए। सुनो बात क्या बोला क्या, कोई भी गैर शून्य अंक है ना, गैर शून्य अंक के दाहिने आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, लेकिन बस शर्त इतना होना चाहिए ना, यह दशमलव के है ना बाद होने चाहिए। दैट मींस कहने का मतलब ये होगा, जैसे एग्जांपल देखो 0.300, ठीक है। तो देखो ये गैर शून्य अंक, इसके ये दोनों जो शून्य है ये क्या दाहिने हैं, गैर शून्य अंक के दाहिने हैं। उसके बाद क्या है ना, ये दशमलव के क्या है बाद में भी है, ये दशमलव है, दशमलव के क्या है बाद में भी है, तो दशमलव के बाद आने चाहिए। और प्रथम जो गैर शून्य अंक है इसके बाद जितने भी शून्य होंगे अगर दशमलव के बाद आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वो सार्थक है। बोलेंगे कि टोटल सार्थक अंक कितने होंगे, बोलेंगे 2 ये 3, टोटल सार्थक अंक कितने होंगे 3 होंगे। क्या इसको सार्थक अंक बोलोगे नहीं, क्यों बोलोगे कि प्रथम जो गैर शून्य अंक थे ना इसके पहले वाला शून्य है, ये तो सार्थक नहीं होता है। ये तो रूल नंबर क्या है 2 है। रूल नंबर 2 में क्या बोलता है, प्रथम गैर शून्य अंक से आने वाले पहले आने वाले शून्य, ये मतलब ये सार्थक नहीं होते, ये तो सार्थक नहीं है। बस सार्थक कौन है कि प्रथम गैर शून्य अंक के बाद अगर दाहिने कोई शून्य आए ये सार्थक कहलाते हैं, लेकिन शर्त क्या है, ये दशमलव के बाद आना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे लिखते हैं 240 लिखते हैं 240, क्या लिखते हैं 240। बोलेंगे सार्थक अंक बताओ, कितना बोलोगे देखो ये जो शून्य है ये दाहिने ओर तो है, ये शून्य को दाहिने है ना, गैर शून्य अंक के दाहिने है, सही है। क्या दशमलव है, दशमलव के बाद है, बोला जब दशमलव ही नहीं है तो दशमलव के बाद क्या होगा, तो दशमलव के बाद नहीं है तो मतलब तो ये जो है ना सार्थक नहीं है। यहाँ अगर सार्थक अंक पूछा जाए सार्थक अंक कितना होगा, तो सार्थक अंक क्या बोलोगे 2। तो अगर देखो दाहिने के शून्य सार्थक होते हैं, बस कंडीशन इतना है ना कि दशमलव के बाद आना चाहिए। जैसे एग्जांपल नंबर 2, अगला एग्जांपल जैसे हम लोग लिखते हैं 100 लिखते हैं, बोलेंगे सार्थक अंक, तो क्या बोलोगे सार्थक अंक हो जाएगा कितना 1। कितना सार्थक अंक 1, क्यों, क्योंकि ये जो 2 शून्य है ये इसके बाद आ रहा है, दाहिने आ रहा है, लेकिन कोई दशमलव है नहीं, ये सार्थक नहीं कहलाएगा, सिर्फ 1 बोलेंगे। तो इसी में अगर मान लो कि हम 100.0 लिखते हैं, बोलेंगे सार्थक अंक बताओ, तब है ना अब सार्थक अंक बोलोगे, क्यों, क्योंकि ये 3 को ये हो गया और ये भी दशमलव के बाद आता है तो ये भी होगा, टोटल कितना हो जाएगा 4। तो अगर दशमलव यूज करोगे, ठीक है, अगर दशमलव यूज करोगे तो सिंपल से याद रखना कि जो गैर शून्य अंक है ना इसके बाद जितने भी जीरो आएगा वो सारा क्या होता है सार्थक अंक होता है। लेकिन अगर दाहिने अंक के बाद शून्य हो लेकिन दशमलव ना हो तो शून्य जो होते हैं ना वो सार्थक अंक में गिनती नहीं आता। ठीक है, चौथा नंबर रूल है। पांचवा नंबर नियम क्या बोलता है, पांचवा नियम संख्या 5, गिनती के जो चीज आप गिनती कर सकते हैं, गिनती के वस्तुओं में अनंत गिनती के वस्तुओं में अनंत सार्थक अंक होते हैं। मतलब जो वस्तु आप गिन सकते हो ना उसमें अनंत सार्थक अंक होते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखो, हम लिखते हैं 12 गेंद, 12 गेंद अगर लिखे हो तो बोलोगे कितने सार्थक अंक, बोलोगे क्या सार्थक अंक कितने हैं इसमें, बोलोगे अनंत मतलब इन्फिनिटी। सार्थक अंक कितने हैं, इन्फिनिटी। अब होता क्यों है अनंत, जानते हो क्यों अनंत होता है, जैसे 12 गेंद लिखे हो, 12 को क्या लिख सकते हो 12.000000, या अनंत तक लिख सकते हो ना। बोलो क्यों अनंत तक लिख सकते हो,
क्योंकि आपको ये पता है कि दशमलव के बाद है ना कभी भी है ना जीरो को छोड़ के कुछ भी नहीं हो सकता। जब आपको ये चीज पता हो कि जीरो दशमलव के बाद सिर्फ और सिर्फ 12 गेंद है, क्या कभी 12.01 हो सकता है? बोलो कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि गिनती का चीज ना ऑब्वियस है ना, कभी भी है ना दशमलव के बाद कुछ भी नहीं आता, जीरो आता है। तो जीरो को लोग कितना संख्या लगाए? बोलो अनंत तक आता है। ठीक है, इसलिए इसका सार्थक अंक कितना हो जाता है? अनंत। सीधा सा आपको ध्यान में ये रखना है कि गिनती की चीजों में सार्थक अंक कितने होते हैं? अनंत। अब एग्जांपल देते हैं, आप बताओ कितने सार्थक अंक? जैसे हम लोग लिखते हैं एक, जीरो दशमलव जीरो जीरो, जीरो दशमलव जीरो जीरो, एक जीरो दो आठ। बताओ इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? आप है ना अपना अपना करो और आंसर बोलो। क्या लिखे हैं? 0.001028। ठीक है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या बताना आप लोगों को। बताओ कितने सार्थक अंक हैं? बोलिए, अपना माइक ऑन कीजिए जल्दी। आंसर इतना कोई पढ़ाने वाला था आपको, तुरंत काउंट करके आंसर देना। तीन? नहीं, गलत। तो चार होगा। ठीक है, अभी क्या बोले थे कि प्रथम गैर शून्य अंक क्या है? एक क्या है? ये प्रथम गैर शून्य अंक। प्रथम गैर शून्य। बोले थे कि अब प्रथम गैर शून्य अंक के पहले जितने भी जीरो होते हैं ये सार्थक नहीं होते। ठीक है, पहला रूल किससे पता चलता है? दूसरा नियम से। उसके बाद क्या बोलता है कि जब गैर शून्य अंक के बीच वाला जो शून्य होते हैं ये सार्थक होता है, मतलब ये भी सार्थक है। और जितने गैर शून्य अंक होते हैं वो तो सार्थक होते ही हैं। तो एक, दो, तीन, चार, तो सार्थक अंक कितने होंगे? सार्थक अंक हो गए कितने? जैसे अगला क्या लिखते हैं, यहाँ लिखो नेक्स्ट क्या लिखते हैं? 10.520। बताओ कितने सार्थक हैं? भी नहीं है, 105। आप है ना डायरेक्ट माइक कितना होगा बताइए? 105। ठीक है, इसमें सार्थक अंक बोलिए कितना होगा? आप मैसेज ही करो, आपका आवाज। 5 होगा। और कोई आंसर? हाँ,
3 होगा, 5 नहीं होगा, 3 होगा, 3 होगा सार्थक अंक। कैसे? तो अभी जस्ट क्या बोले थे कि अगर 10500 लिखा हुआ है, बोले क्या कि जो किसी गैर शून्य अंक के बाद, ये गैर शून्य अंक है यहाँ तक, गैर शून्य अंक के बाद जितने भी शून्य आएंगे ना दाहिने, ये सार्थक तभी कहलाएंगे अगर ये दशमलव के बाद हो। मगर इसी में देखो, अगर हम यहाँ क्या लिखते हैं 10.00 बोले सार्थक अंक, कहीं दशमलव है नहीं है, तो दाहिने जो आएगा ना ये सार्थक नहीं होगा। ठीक है, सार्थक अंक कितना 3। लेकिन अगर हम लिख देते हैं, जानते हो क्या लिखते हैं 0 या इससे लिख देते हैं, चीजें सेम है। एक 10500 गुना 10 का पावर 2 ऐसे लिखते हैं। ये भी क्या है ना, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसी के लिखने का अलग तरीका हो गया। 105 गुना 100 10 का पावर 2 मतलब क्या 100 कर रहे हो, 100 गुना करोगे क्या बनेगा 105 पे 2 जीरो आएगा तो बनेगा तो यही चीज। लेकिन अगर इसमें सार्थक अंक पूछा जाए कि सार्थक अंक कितना है, तो यहाँ पे सार्थक अंक बोलोगे कितना जानते हो 5 बोलोगे। लेकिन यही चीज ऊपर में जब हम पूछ रहे थे सेम चीज में, तो यहाँ पे सार्थक अंक 5 क्यों बोलेंगे, जो गैर शून्य अंक है ना यहाँ तक, इसके जो दाहिने शून्य आता है ये दशमलव के बाद वाला चीज है। दशमलव के बाद में अगर शून्य आएगा दाहिने तो हम क्या बोलेंगे ये सार्थक कहलाएगा। लेकिन अगर दशमलव ना हो किसी भी, जैसे ये इसमें कहीं दशमलव है नहीं है, तो नहीं है तो मतलब क्या है लास्ट में, तो लास्ट में अगर दशमलव रहेगा तो ये नहीं कहलाएगा, ये सार्थक अंक नहीं कहलाएगा। तो सिंपल से याद रखना कि गैर शून्य अंक के बाद जो दाहिने शून्य आता है ये सार्थक तभी कहलाता है जब आप क्या करोगे दशमलव के बाद वो शून्य आए। मतलब अगर यहाँ पे दशमलव लगा तो कितना बोलोगे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 बोलोगे सार्थक है। लेकिन अगर दशमलव न लगाए तो बोलेंगे कितना 3 ही है सार्थक। ठीक है, तो इतना ही रूल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसमें अगर किसी का डाउट है ना तो पूछ सकते हो इतना। बाकी कल क्या क्या देखो, आप नोट्स जो भेजा हुआ ना नोट्स पढ़ो, ठीक है, नोट्स पढ़ के रहना। ठीक, तो कल सबसे पहले क्या करेंगे ना 5 मिनट पूछ लेंगे। अगर आपको देखिए यहाँ से जाइएगा नोट्स पढ़िएगा, हो सकता है कि एक आध दो पॉइंट कभी नहीं बोले हो बाई चांस, तो आप पढ़िएगा ना आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज कल नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आप पूछ सकते हो वहां से। पहले 5 मिनट या 10 मिनट मान लो कि जितना चीज आपका डाउट रहेगा वो आप क्लियर कर लेना, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और डेली की डेली पढ़िए। और नोट्स है ना जो हम भेजे हैं ना, तो अपना कॉपी बनाइएगा रूम में जाके, ये नहीं कि उसी से मोबाइल से ही उतार के पढ़ रहे हैं। कॉपी का अपना लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तब आज के लिए रहने देते हैं। थैंक यू।